प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अखिल सर आप लोगों के लिए 11th क्लास के लिए पहला चैप्टर लेके आया हूँ, इतिहास का, लेखन कला और शहरी जीवन। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेहतर नंबर आए आपके एग्ज़ाम में, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी वीडियो डाले जाए सब आप तक आसानी से ईज़िली पहुँच जाए। तो बिना लेट किए हुए चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि लेखन कला और शहरी जीवन एक ये महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत ही आसानी से इसे हम पढ़ सकते हैं। किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम याद होना चाहिए। अगर आपको चैप्टर का नाम याद है तो आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो हम बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, लेखन कला। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शब्द को सुनकर वो थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं ये क्या है, ये मेसोपोटामिया। देखिए, मेसोपोटामिया जो है ना, यूनानी भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? यूनानी भाषा से लिया गया है। और ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ ये एक शब्द है, जिसका नाम है मेसोपोटामिया। देखिए, मेसोपोटामिया का अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है मध्य और नदी, यानी कि मध्य नदी की बात यहाँ पर हो रही है। तो ये शब्द जो है वो यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसो यानी कि मध्य और पोटोमस यानी कि नदी। देखिए, ये जो शब्द है ना, ये मेसो, इसका मतलब क्या हो गया? मध्य। और पोटोमस का मतलब क्या हो गया? नदी। ठीक है, तो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ ये शब्द है। मेसोपोटामिया दजला नदी और फ़रात नदी के बीच में जो उपजाऊ धरती है उसके आसपास बसा हुआ था। अब जानते हैं कि उपजाऊ मिट्टी क्या होता है। उपजाऊ मिट्टी उसे कहते हैं जहाँ सबसे बेहतर, सबसे अच्छा खेती की जाती है, जहाँ पर अच्छी तरह के फसल उपजाए जाते हैं। बच्चों, मेसोपोटामिया दजला और फ़रात नदी के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल कहाँ है? इराक गणराज्य में। ठीक है, कहाँ है? इराक गणराज्य का हिस्सा है। शहरी जीवन की शुरुआत अगर हम बात करते हैं तो इसी सभ्यता में हुई थी, शहरी जीवन की। देखिए, अगर सवाल आपको 1 मार्क्स में जाता है कि शहरी जीवन की शुरुआत कौन सी सभ्यता में हुई, तो आप कह सकते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता से। ठीक है जी। तो शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी? मेसोपोटामिया में हुई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता और शहरी जीवन और विशाल समृद्ध और साहित्य, गणित और खगोल विधा के लिए ये प्रसिद्ध था। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको ये मेसोपोटामिया का अर्थ और मेसोपोटामिया के बारे में आपको। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, अगला आ जाता है हमारे सामने मेसोपोटामिया। देखिए, मेसोपोटामिया में जो सबसे बड़ी बात ये है कि मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी का प्रमुख स्रोत, देखिए बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए प्रमुख। सबसे पहला आ जाता है इमारतें। जैसे कि किसी चीज़ को जानना है, उसकी बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चर होता है, उससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये किस सभ्यता की जानकारी हमें दे रहा है। उस समय मेसोपोटामिया की लोगों का घर कैसा था, इमारतें कैसे थी। उसके बाद आता है मूर्तियाँ। ठीक है जी, मूर्तियाँ से और कब्र से, आभूषण से, जो लोग उन लोगों का पहनावा था, जो उन लोगों को अपने हाथों में, पैरों में, गले में, जो अपने शरीर पर जो उनके आभूषण थे, उन सभी चीज़ों के ज़रिए से हम मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, औजार। देखिए, औजार जो है किसी भी आदमी के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्यों होता है इम्पोर्टेंट? जैसे कि आपको पता है कि उस समय के जो लोग थे उनके पास औजार जंगली जानवरों से बचने के लिए, फसलों को काटने के लिए और बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जिसके लिए उसे औजार की ज़रूरत पड़ती थी। उन सभी औजारों से के माध्यम से हम मेसोपोटामिया की इतिहास के बारे में पता कर सकते हैं। फिर आ जाता है मुद्राएँ। देखिए, मुद्राएँ सिंपल सी बात है। अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी जो 2023 चल रहा है, ठीक है जी, 2023 में जो करेंसी है आप देख रहे हैं कि कैसी है भारत की, आज से 10 साल पहले कैसी थी। तो ये लगातार बदलती हुई आती है। तो ऐसे ही जो मेसोपोटामिया की जो हमें स्रोत मिले हैं,
उस मुद्राओं से पता लगा सकते हैं कि ये मेसोपोटामिया के इतिहास की जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। फिर आते मिट्टी की पट्टिकाएँ। आज हम लोग कॉपी किताब वगैरह का प्रयोग करते हैं, यहाँ तक कि डिजिटल का ज़माना आ गया है, तो हम सब लोग क्या करते हैं, उसके ज़रिए हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उस समय कोई ऐसा चीज़ नहीं था, तो वो लोग मिट्टी की बनी पट्टिकाएँ के द्वारा ही वो अपने सारी जानकारी को जमा करते थे, इकट्ठा करते थे, और उसके माध्यम से हम जो है मेसोपोटामिया के इतिहास के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों। एक आता है लिखित दस्तावेज। देखिए लिखित दस्तावेज क्या है, आप सब लोग जानते हैं कि लिखित दस्तावेज जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण होती है। लिखित दस्तावेज, ठीक है, किसी भी चीज़ को जानने के लिए, किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए लिखित में कोई चीज़ अगर मिल जाता है तो वो एक हमारा प्रमाण बन जाता है। तो जो हमें अवशेष के रूप में मिले हैं मेसोपोटामिया के इतिहास को जानने के लिए, वो एक सबसे महत्वपूर्ण के अंदर में आ जाता है। अब देखिए मेसोपोटामिया की भाषा की बात करते हैं। आप जानते हैं कि मेसोपोटामिया की भाषा जो इस सभ्यता में जो सबसे पहले बोली जाने वाली भाषा थी ना, वो था सुमेरियन। कौन सी थी? सुमेरियन भाषा थी। उसके बाद फिर यहाँ पे भाषा में परिवर्तन आया, फिर अगदी भाषा, फिर बाद में क्या हुआ, अरामाइक भाषा जो है वो बोली जाने लगी। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ और हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी, और 1000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी। व्यापक मतलब लगातार इसी भाषा को बोली जाने लगी, और आज भी इराक के कुछ भागों में जो बोली जाती है वो भाषा, उस भाषा का नाम क्या है बताइए? ये हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी, यानी कि अरामाइक भाषा से अभी भी बोली जाती है। ठीक है बच्चों। तो ये हमें जो जानकारियाँ मिली है वो मेसोपोटामिया की भाषा के बारे में हमें मिला अब तक, और मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत भी हमें मिली है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए आपको बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो कह सकते हैं भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका जो चैप्टर है ना, हर चैप्टर का हर एक टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिनमें से एक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति। वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या थी? देखिए आपको मैंने पहले बता रखा था कि ये जो क्षेत्र है ना आजकल कहाँ, इराक गणराज्य का हिस्सा है, और इसके शहरी के दक्षिण भाग के को सुमेर और अक्कद कहा जाता है। बाद में इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाता है। और बेबीलोनिया जो है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बेबीलोनिया कौन सा, क्या है, कहाँ था, जिसे कहते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे इसके अभी और भी सारे पार्ट है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए और जो इसका पार्ट है मेसोपोटामिया की भौगोलिक, इसके उत्तरी भाग में असीरिया के कब्जा होने के बाद असीरिया कहा जाने लगा। सिंपल सी बात है, जो भी लोग जिस क्षेत्र को कब्जा कर लेता है उस क्षेत्र को उसी के नाम से असीरिया ने क्या किया, उत्तरी भाग में कब्जा कर लिया, और उसके बाद असीरिया कहा जाने लगा। इस सभ्यता में नगरों का निर्माण लगभग 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया है, जिसे उरुक हो गया और माइनर, इसके प्रसिद्ध नगर, प्रसिद्ध तो समझ गए आप लोग। ठीक है, यहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं। किसके हैं? स्टेपी घास के मैदान हैं। पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका अच्छा साधन है। आजीविका एक अच्छा साधन है, अतः यहाँ कृषि और पशुपालन का व्यापक आजीविका के विभिन्न साधन हैं। तो इसकी हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए हैं मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में। ये जो हमने अभी देखा था मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति, इसकी हमने अभी तक 5 पॉइंट पढ़े हैं। आगे हम जाएंगे इसके 6ठे पॉइंट की ओर हम जा रहे हैं। 6ठा पॉइंट, ध्यान दीजिए बच्चे, देखो हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिए। इसको आप अगर आप समझ रहे हैं ना, सच बताओ बहुत बेहतरीन नंबर आपके आने वाले हैं। 6ठा पॉइंट है, यहाँ के लोग औजार बनाने के लिए, किसका औजार बनाने इसका प्रयोग करते थे, कांसे का प्रयोग करते थे, और इसके इस्तेमाल से यहाँ एक स्त्री का सिर मिला है जो सफ़ेद संगमरमर तराश पर बनाया गया है, उसे कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया। अब देखिए श्रम विभाजन एक सामाजिक संगठन शहरी जीवन एवं
अर्थ व्यवस्था की एक विशेषता था। यहाँ खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे, परंतु खनिज संसाधनों का अभाव था, जिन्हें तुर्की, ईरान तथा खाड़ी पार देशों से मंगाया जाता था। यानी कि यहाँ पर खाद्य पदार्थ तो था, समझ गए, खाद्य पदार्थ तो था, यहाँ पर खाद्य पदार्थ संसाधन तो मौजूद था, लेकिन यहाँ पर खनिज संसाधन नहीं थे, बहुत कम थे भी तो बहुत कम थे। तो उसे तुर्की से और ईरान अथवा खाड़ी पार देशों से मंगवाया जाता था और फिर यहाँ पर इन सभी चीज़ों की पूर्ति की जाती थी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां जो पॉइंट है, यहाँ व्यापार, ठीक है, क्या, यहाँ व्यापार के लिए परिवहन व्यवस्था अच्छी थी। यानी कि देखिए, किसी भी क्षेत्र में आने जाने के लिए परिवहन का एक सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपको कहीं भी जाना है, अगर वहाँ पर परिवहन साधन बेहतर होगा तो बहुत आसानी से कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो यहाँ पर व्यापार के लिए परिवहन एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी और वो जल मार्ग के द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा अच्छी थी, जल मार्ग के द्वारा। फ्रात नदी व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में एक प्रसिद्ध थी। ठीक है बच्चों, यानी कि जो फ्रात नदी है, जो अभी हम लोगों ने से ऊपर में पढ़ा, फ्रात नदी विश्व, ठीक है, फ्रात नदी व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध, यानी कि फेमस था। शहरी अर्थव्यवस्था के हिसाब किताब, लेन देन रखने के लिए यहाँ लेखन कला का विकास हुआ। देखिए, आज हम लोग जानते हैं, आज हम लोग अपनी हिसाब किताब कहाँ रखते हैं, कॉपी में तो कोई नहीं लिखता है। आजकल हर एक आदमी अपने व्हाट्सएप या फिर अपने फ़ोन में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिसके ज़रिए वो अपना सारा कारोबार कराते हैं, जो भी चीज़ होती है वो उसमें रखते हैं। लेकिन उस समय क्या होता था कि जो अर्थव्यवस्था थी उनका हिसाब किताब आज भी होता है, पहले भी होता था, ठीक है। तो उनका हिसाब किताब जो है वो और लेन देन रखने के लिए यहाँ लेखन कला का विकास हो गया, ठीक है, जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। इसे गौर से आप लोग देखिएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा टॉपिक है जिसका नाम है मेसोपोटामिया की कृषि और जलवायु। देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण आ जाता है, आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है, मेसोपोटामिया की कृषि व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, यह सवाल ये आ सकता है कि मेसोपोटामिया में जलवायु कैसी थी, तो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, आ सकता है। अगर आप इससे अच्छे से पढ़े हुए होंगे तो आप इजीली इसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अभी इसमें बार बार जिक्र हो रहा है नदी की, दजला और फ्रात नदी की बार बार जिक्र हो रही है। तो ये जो दजला नदी और फ्रात नदी है, ये नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर, कौन सी, उत्तरी, नॉर्थ, ठीक है, उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ और बारीक मिट्टी लाती रही। देखो, बारीक तो पता है, जो उपजाऊ हुई मिट्टी जिसको हम जलोढ़ मृदा के नाम से भी जानते हैं, तो जो बारीक मिट्टी है वो मिट्टी लाती रही। जब इन नदियों में बाढ़ आ जाती अथवा जब इनके पानी सिंचाई के लिए, किसके लिए, सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाते हैं। देखिए भाई, सिंपल सी बात है, पानी किसी नदी में जमा है और उस पानी के साथ उपजाऊ जो बारीक मिट्टी है वो उस पानी में मिला हुआ है। तो जब हम खेतों की सिंचाई करते हैं तो वो पानी को वहाँ से निकालते हैं। जब वो पानी जब वहाँ से निकलेगा तो सिंपल सी बात है, उस पानी के साथ साथ जो उपजाऊ जो बारीक मिट्टी है ना, वो भी उनके साथ आ जाएंगी। जिस खेत में हम पानी डाल रहे होंगे, सिंचाई कर रहे होंगे, तो उनके साथ आ जाने से क्या होता है कि वहाँ पे जो उपजाऊ मिट्टी है ना, उस खेतों में, उस जगहों पर क्या होगी, जमा हो जाएगी। जब जमा हो जाएगी तो एक नई मिट्टी की परत जम जाएगी, जिससे एक बेहतर और अच्छा कृषि होने की पूरी संभावना होती है। यहाँ का रेगिस्तान भाग जो यहाँ का रेगिस्तान भाग है, वो भाग कैसा है, ठीक है जी। देखिए, अब यहाँ का जो भाग है वो भाग एक रेगिस्तान भाग, ठीक है जी, रेगिस्तान भाग। यहाँ का रेगिस्तान भाग जो दक्षिण में स्थित है, किस में, दक्षिण में स्थित है, यहाँ भी कृषि की जाती है। देखिए, रेगिस्तान है, दक्षिण भाग में स्थित है, लेकिन यहाँ पर भी खेती की जा रही है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी खेती की जा रही है। फ्रात नदी जब इन रेगिस्तानों में पहुँचती है तो छोटे छोटे कई धाराओं में बट जाते हैं, नहरों में, किसमें, छोटे छोटे धाराओं में बटकर नहरों जैसे सिंचाई का कार्य करती है। यहाँ
गेहूँ, जौ, मटर, फिर आपको हो गया मसूर की खेती की जाती है, जो कि इन सभी मिट्टियों से एक बेहतर और एक अच्छा खेती की जाती है। देखिए अगला पॉइंट है हमारे सामने, दक्षिण मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपजाऊ देने वाला, मतलब सबसे ज़्यादा उपजाऊ देती थी। देखिए मेसोपोटामिया की जो दक्षिणी भाग है, ठीक है जी, वहाँ पे खेती सबसे अच्छी खासी उसकी उपज हो रही है। हालांकि वहाँ फसल को उगाने के लिए, यानी कि फसल को वहाँ पे उगाने की आवश्यकता वर्षा के कुछ कमी रहती है। मतलब फसल तो आपको अच्छी करनी है, लेकिन फसल अच्छी करने के लिए क्या चाहिए, आपको बारिश पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। ठीक है, स्टेबी क्षेत्र का प्रमुख कार्य पशुपालन था। देखिए स्टेबी तो पता है कि ये घास के मैदान होते हैं, और यहाँ पर क्या ज़्यादा फ़ायदा होगा बताइए, खेती तो हो नहीं सकती, तो पशुपालन करेंगे तो पशुओं को वहाँ पर चारा मिल जाता है, जिससे उसे आसानी से वहाँ पर पाला जा सकता है। यहाँ खेती के अलावा भेड़, बकरियाँ, स्टेपी घास के मैदान, ठीक है जी, घास के मैदान और पूर्वोत्तरी मैदानों में पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। अब कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ घास कम है, वहाँ पर वो लोग खेती भी कर लिया, अपने जानवरों को भी उन्होंने पाल लिया, और जिससे वहाँ पर भेड़, बकरियाँ, इस तरह के जानवरों को पाल कर अपना जीवन व्यतीत वो लोग करते थे। अगला हमारा है मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर। देखिए प्राचीनतम नगर आप जानते हैं वो सभी नगर जो सबसे पुराना, सबसे ज़्यादा पुराना शहर हो, प्राचीनतम नगर कहते हैं। इस सभ्यता में नगरों का निर्माण लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है जी, कब हुआ था? 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। उरनगर और मायनगर यहाँ के प्रसिद्ध, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ उड़नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। गलियाँ यहाँ की कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी थी, यानी कि सीधी गली, ये जो सीधी गली बिल्कुल टेढ़ी ऐसे ऐसे ऐसे, ये टेढ़ी मेढ़ी यहाँ गलियाँ होती थी। और संकड़ी भी, मतलब बहुत सारी गली होती थी, घनी घनी गली, टेढ़ी मेढ़ी गली घनी घनी होती थी। इस तरह से ये देखो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी घनी घनी इस तरह से गलियाँ पूरी होती थी। ठीक है, और जल निकासी प्रणाली अच्छी भी नहीं थी, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में 12th क्लास में बताया गया है कि जल निकासी प्रणाली एक अच्छी थी। यहाँ क्या है कि जल निकासी प्रणाली बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वरवासी जो थे, यहाँ पे उर्वासी घर बनाते समय जो है वो शकुन और अपशकुन पर विचार करते थे कि क्या ये शकुन है या अपशकुन है। ठीक है बच्चों, 2000 ईसा पूर्व, कब? 2000 ईसा पूर्व के बाद फ्रात नदी का ऊर्ध्व धारा पर मारीनगर शाही राजधानी बन गई। इसके फलता फूलता और यह अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल भी स्थित था। ठीक है जी, व्यापारिक स्थल पर स्थित था। उसके बाद इसके कारण यहाँ बहुत समृद्ध तथा खुशहाल भी थे। यहाँ जिमरेलियम का राजमहल मिला। किसका मिला? जिमरेलियम का राजमहल मिला तथा एक मंदिर भी मिला है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं लेखन कला। देखिए लेखन कला के बारे में बताते आपको, लेखन कला क्या, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि लेखन कला की शुरुआत भी इसी सभ्यता से हुई है। लेखन कला मेसोपोटामिया में पहली पट्टिकाएँ पाई गई है। ठीक है जी, कौन सी पहली पट्टिकाएँ पाई गई हैं? जो वह लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। ठीक है जी, कितने की है? 3200 ईसा पूर्व की है। और इन पर सरकंडे की तीखी नोक, किसकी तीखी नोक से किलाकार लिपि के द्वारा लिखा जाता था। इन पट्टिकाओं को धूप में सुखा लिया जाता था। समझ गए? धूप में से सुखा लिया जाता था। लेखन प्रणाली की इसकी विशेषताएं भी थी। लेखन प्रणाली की विशेषता की बात करते हैं तो इसमें ध्वनि पता क्या होता है? आवाज़, उनके साउंड। ध्वनि के लिए किलाक्षर या किलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था तथा वहाँ एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था। ठीक है जी, इनके साथ साथ अलग अलग ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे, यानी कि अलग अलग साउंड के लिए क्या होते थे? अलग अलग चिन्ह होते थे, जिसके कारण लिपिक और सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। अगर आपको जानना है, पढ़ना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता था?
इनके ध्वनि अलग अलग थे, इसके चिन्ह भी अलग अलग थे, तो इसकी लिपि के सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे, तब जाके आप इसे समझ पाते थे। सूखने से पहले इन्हें गीली मिट्टी पर इन पट्टिकाओं को लिखा जाता था। जैसे कि मान लीजिए पट्टिकाएँ पहले मिट्टी की बनी होती थी, उसके बाद इसके ऊपर जब ये हल्की सी गीली होती थी तभी इस पे लिखा जाता था, क्योंकि सूखने के बाद तो बिल्कुल भी लिखा नहीं जाएगा। तो ये गीली जब होती थी तभी इस पर लिखा जाता था। लिखने के लिए कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती थी, वो व्यक्ति जो अच्छे से बारीकी से इसको लिख सकता हो। ठीक है जी। इसमें भाषा विशेष की ध्वनि एक दृश्य के रूप में देना होता था। देखिए ये इस शब्द को समझिए, इसमें भाषा का, ठीक है, विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य के रूप में, यानी कि दृश्य रूप में देना होता था, तब जाके हम उसे समझ पाते थे। कीलाकार को हम क्यूनिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ये एक लातिनी शब्द है। कौन सा? ये लातिनी भाषा से लिया गया, जिसका नाम होता है क्यूनियस, जिसका अर्थ होता है छोटी, और फॉर्मा, जिसका अर्थ होता है आकार, यानी कि छोटी आकार से मिलकर बना हुआ होता था। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, काल और गणना। ठीक है बच्चों, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? इसे ज़रा ध्यान से सुने। देखिए काल और गणना की कैसे शुरुआत हुई है। तो काल और गणना की बात करते हैं, तो काल और गणना और गणित, ठीक है जी, काल, गणना और गणित की जो दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी लेन देन है। ठीक है जी, सबसे बड़ी देन है, और मेसोपोटामिया की बड़ी देन है। इन्हीं के वजह से काल गणना भी की गई और गणित के बारे में भी पता चला। इस सभ्यता के लोग गुणा, भाग, वर्गमूल, जिसको स्क्वायर रूट कहते हैं, और चक्रवृद्धि, ब्याज आदि से परिचित थे। ये सभी को वो अच्छे तरीके से जानते थे। काल गणना के लिए यहाँ के लोग एक वर्ष, ध्यान से देखिएगा, एक वर्ष का 12 महीने, एक महीने का चार हफ्ते, यानी कि एक महीना में कितने हफ्ते होंगे? 4 हफ्ते होंगे। और एक दिन में लगभग, मान लीजिए एक दिन में कितने 24 घंटे, तथा एक घंटे में 60 मिनट में इसे बांट दिया गया, जो आजकल चलता हुआ आ रहा है। मेसोपोटामिया की अगर हम शहर के प्रकार की बात करते हैं, तो मेसोपोटामिया की शहर की अगर हम बात करें, तो मेसोपोटामिया के शहरों की वे जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए थे सर। ठीक है जी, जो मेसोपोटामिया के मंदिर थे, मंदिर के चारों ओर क्या हुए थे? शहर विकसित हुए थे। वह जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए थे। ठीक है जी, किसके रूप में? व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए थे, और शाही शहर भी बन के तैयार हुआ था। अब शहरीकरण और नगरों की बसावट, ये एक अच्छा टॉपिक है, इसे ध्यान से आप देखें। देखिए शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान नहीं होते थे, मतलब सिर्फ लोगों को रहने के लिए स्थान नहीं होते थे, जबकि किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधि विकसित होने लगती है, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप कस्बों बसने लगते हैं। समझिए आप लोग। अब देखिए, जो इसमें शहरों की बात बोली गई है, शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन, क्या चीज़? खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, ठीक है जी, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते, और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तु या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता था। यानी कि जो वहाँ के लोगों के पास, जो उनके पास जो वस्तु होती थी, वो एक वस्तु दूसरे व्यक्ति के काम आते थे। अलग अलग लोग अलग अलग कामों को जानते थे, एक दूसरे के लिए ही वो काम आते थे, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते थे। ठीक है, उनके आसपास लेन देन होता रहता था। अब उस व्यक्ति को उसको व्यक्ति दिया, उसके बदले में उस व्यक्ति ने उसको कोई दूसरी चीज़ें, उनको वस्तु दे दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि शहरी क्रियाकलाप में गांव के लोग भी जुड़े हुए रहते हैं। शहरी जीवन की विशेषता की बात करते हैं। देखिए शहरी जीवन की बात करें अगर हम, तो शहरी जीवन में श्रम विभाजन होता है। क्या होता है? श्रम विभाजन होता है। विभिन्न कार्य से जुड़े लोग आपस में लेन देन माध्यम से
जुड़े रहते हैं। देखिए ये शहरी जीवन के बारे में बोला गया है कि शहर में क्या होता है कि श्रम विभाजन होता है, ठीक है जी। फिर क्या होता है कि जो लोग यहाँ पर अलग अलग काम से जुड़े हुए होते हैं और फिर अलग अलग काम होने की वजह से वो उनका लेन देन भी होता है और लेन देन के माध्यम होने की वजह से वो सभी व्यक्ति आपस में जुड़े हुए होते हैं। शहरी निर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि चीज़ें विभिन्न जगहों से आती है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि किसी आदमी को, दिल्ली में कोई आदमी रह रहा है, उसे कोई सामान चाहिए, वो सामान दिल्ली में मिलता नहीं है, मुंबई में मिलता है, तो वो सामान मुंबई से आएगा तो यहाँ पर वो काम में होंगे। तो ऐसे शहरी विनिर्माताओं के लिए जो था वो ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी, ये सभी चीज़ें जो थे वो अलग अलग जगह से आते थे। ये भी एक तरीके से शहरी जीवन का एक विशेषताएँ हैं। अब अगला हमारा है मेसोपोटामिया के शहरों में माल की आवाजाही। देखो माल क्या है, माल की आवाजाही कोई भी हमारा संसाधन हो सकता है, खाद्य पदार्थ हो सकता है जो आना जाना होता है। तो मेसोपोटामिया के खाद्य पदार्थ, ठीक है, संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हो, उनके यहाँ खनिज संसाधन का अभाव था, यानी कि खनिज संसाधन उनके पास कमी रही। और दक्षिण के अधिकांश भागों से औजार, मोहरे, मुद्राएं, आभूषण बनाने के लिए पत्थर की कमी थी। इराकी खजूर, देखिए ध्यान से, इराकी खजूर और पॉपुलर के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियों के पहिए या वह नाव, यानी कि नाव बनाने के लिए कोई ख़ास अच्छा नहीं था इनके पास। तो इस प्रकार से तो इस प्रकार से वो लोग जो है अपना जो लेन देन होते थे वो करते थे। देखिए अगला हमारा जो पॉइंट है वो है औजार, पात्र और गहने बनाने के लिए धातु वहाँ उपलब्ध नहीं थी, ठीक है जी। मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, डांगा, चांदी, सोना, सीपी, विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगवाते थे, जिसके लिए वह अपना जो है वो जो अपना कपड़ा और कृषि अन्य उत्पाद की काफ़ी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे, ठीक है। अब देखिए परिवहन है। परिवहन क्या है, देखिए परिवहन मैंने पहले भी आपको बताया था, कहीं पर भी किसी जगह भी आने व जाने के लिए परिवहन एक सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। परिवहन का सबसे आसान और सस्ता साधन जल मार्ग था, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया। मेसोपोटामिया शहरों के लिए जल मार्ग सबसे प्रमुख साधन होने का कारण था, ठीक है। मेसोपोटामिया के मंदिर, ये भाई ये वाला तो टॉपिक छोड़ना मत आप किसी भी सूरत में, ये तो हर हाल में पढ़ लेना आप, ठीक है जी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका, जो आपके एग्ज़ाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। मेसोपोटामिया के बारे में हम बात करेंगे। मेसोपोटामिया के कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों के होते थे, सिंपल जो घर होता है ना उस तरह से होते थे, ठीक है। अंतर केवल मंदिर की बाहरी दीवारों के कारण था, जो कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। उर यानी कि चंद्र एवं इन्नाना यानी कि प्रेम एवं युद्ध की देवी यहाँ के प्रमुख देवी देवता थे। यह कच्ची ईंटों का बना हुआ होता था। इन मंदिरों के विभिन्न प्रकार के देवी देवताएं निवास स्थान थे, जैसे उर जो चंद्र का देवता और इन्नाना जो प्रेम और युद्ध की देवी होती थी। इस प्रकार से होता था। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और अन्य समय के साथ साथ ये बड़े होते गए, ठीक है जी। समय के साथ ये बड़े होते हुए चले गए। इस प्रकार से इसकी सभ्यता आगे चली गई। तो अभी बताया मैंने आपको। देखिए जो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के जो मंदिर जो थे ना, वो समय समय के साथ ही क्या होते चले गए, बड़े होते चले गए।
और क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कमरे बने होते थे। ठीक है, कुछ जो प्रारंभिक है मंदिर साधारण घरों के साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था। मंदिर की बाहरी दीवारों कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई थी। यही मंदिर की क्या थी, विशेषताएं थी। ठीक है, अब हमारा जो है लास्ट के 2 पॉइंट जो है वो लास्ट है देवता पूजा। देखिए जी, जो देव थे उसको पूजते थे। देवता पूजा का केंद्र था। पूजा जानते हैं ना, जहाँ लोग पूजा करते हैं, देवताओं को पूजते हैं, जो पूजा घर होता है वो एक केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवता के लिए अन्न दही मछली लाते थे। ठीक है जी, आराध्य देव और सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन स्वामी माना जाता था। ठीक है, अब देखिए समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तु के बदले में बदलने की प्रक्रिया, मतलब उसके रूप को परिवर्तित करते थे, बदलते थे। तो जैसे तेल निकालना, अनाज को पीसना, काटना, ऊनी कपड़ा बनाना, ठीक है जी, बुनना आदि सारा जो चीज़ होता था ना वो मंदिर के आसपास ही होता था। ठीक है जी, मंदिर के पास में ही होते थे। ठीक है, अगला हमारा है मेसोपोटामिया के शासक। ठीक है, ये लास्ट हमारा टॉपिक है। समय का यह विभाजन सिकंदर उत्तराधिकार द्वारा अपनाया गया। वहाँ से यह रोम तथा इस्लाम की दुनिया में तथा बाद में मध्ययुगीन यूरोप में पहुँच गया। ठीक है, गिलमिसिया, ये भी 1 मार्क्स में आता है एग्जाम में। गिलमिसिया उरुक नगर का शासक था। कहाँ का? उरुक नगर का शासक था। महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, आसीरिया शासक और असुर बनीपाल ने बेबीलोनिया से कई मिट्टी की पट्टिकाएँ मंगवाकर बिन्नवे में एक पुस्तकालय भी स्थापित किया है। ठीक है, अगला हमारा है नेबोप्लासस ने 625 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया को असीरिया अधिपत्य से मुक्त करा लिया था। ठीक है जी, 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा, जो नेबोनिडस स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक भी रहा। तो ये आपने अभी जो मैंने बताया आपको, ये पूरा आपका जो मेसोपोटामिया का लेखन कला, जो शहरी जीवन का जो टॉपिक था वो आपको मैंने बताया। अगर किसी बच्चे को किसी तरह का कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। और आप जो लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले, ताकि आपकी और जो भी सारे चैप्टर्स के जो वीडियोस होंगे वो आपको आप तक सीधे डायरेक्ट पहुंच जाए। प्लीज़